व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंटीग्रेड। तो आपने इससे पहले हमारी बरीड की एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनी होगी और ये कहानी भी उसी तरह से एक ही जगह पर शूट की गई है, लेकिन इसका जो थ्रिलर है वो आपको हिलने नहीं देगा। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि 2002 में एक मशहूर अमेरिकन राइटर नियोमी अपने हस्बैंड मैट के साथ नॉर्वे की तरफ जा रही है बुक साइन करने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनके साथ एक हादसा हो जाता है और उनकी कार बर्फ के बीच में फंस जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही कार के अंदर है और उनके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि ये सब मैट की वजह से हुआ है। उसने कार को रोड के साइड में पार्क कर दिया और थोड़ा रेस्ट करने के लिए आराम की चक्कर में उन दोनों की आंख लग गई, जिससे उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी कार कब तूफान की चपेट में आ गई है। जब दोनों की आंख खुलती है, दोनों इसी सोच में रहते हैं कि आखिर ये कब हुआ। वो अपने चारों तरफ देखते हैं पर उन्हें बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब नियोमी विंडो खोलने की कोशिश करती है पर वो भी नहीं खुलती और यहाँ इन लोगों के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे क्योंकि ये बर्फ के काफी नीचे फंसे हुए थे वहां। और इनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ती जाती है जब इन्हें पता चलता है कि इनकी कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके बिना इन्हें कभी पता चलेगा ही नहीं कि तूफान रुका या नहीं। अगर तूफान चलता रहा तो ये और दबते चले जाएंगे और ऐसे में इन्हें कोई भी देख नहीं पाएगा। पर क्या ये बच पाएंगे या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब एक बात तो ये है दोस्तों कि ये कहानी आपको सीधा पॉइंट पे लाकर रख देती है। इसमें ना तो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कहाँ से आ रहे थे, क्या इन्हें पहले से ही पता था कि तूफान आने वाला है, या फिर ये समय किस लोकेशन पर फंसे हुए हैं। कहानी शुरू होती है और हमें बस इनका स्ट्रगल दिखाया जाता है। अब दोनों को पता चलता है कि वो यहाँ थोड़े दिन तक तो रहने वाले हैं और उसके बाद कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा। पर दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अभी भी तूफान अपनी चरम सीमा पर है, जिस वजह से उनकी गाड़ी अभी तक जो दिख रही थी वो भी अब दिखना बंद हो गई है। कार के अंदर नियोमी और मैट दोनों भूखे थे। वो अपने साथ लाए हुए खाने को खाते हैं पर थोड़ा बचा भी लेते हैं ताकि आने वाले दिनों में भी गुजारा हो सके। इसके बाद मैट कहता है कि हमें यहाँ कार के अंदर ही रहना होगा जब तक हमें कोई बचाने नहीं आता। पर नियोमी को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता। वो कहती है कि हमें बाहर जाना होगा, किसी से मदद मांगना होगा। पर यहाँ मैट मना कर देता है। उसका ये फैसला कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो लोग बाहर गए तो ठंड के मारे मारे जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि नियोमी प्रेग्नेंट है और वो उसे लेके कहाँ भटकेगा। वो उसे समझाता है कि अभी हमें यहीं रहना होगा, हमारे पास खाना है और कंबल है, हम आराम से कुछ समय तक यहाँ रह सकते हैं। ये सुनने के बाद नियोमी को बहुत गुस्सा आता और वो थोड़े अलग दिमाग की थी। वो कहती है कि तुम्हारा यही प्लान है, अगर बर्फ बढ़ती रही तो हम यहीं नीचे दबे रहेंगे। और इसकी वजह से उन दोनों के बीच में इसी प्लान को लेकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। तो ऐसे समय में इन्हें एक दूसरे के साथ रह के हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन इन्हें कौन समझाए। और ऐसे ही देखते देखते 4 दिन बीत जाते हैं और इनके पास जो खाना था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। मैट थोड़ा ही खाना खाता है ताकि वो नियोमी के लिए उस खाने को बचा सके, क्योंकि उसे अपने बच्चे को भी खाना खिलाना है। मैट पूरे दिन एक जगह पर बैठा रहता है, इसके अलावा उसके पास करने को कुछ था भी नहीं। अब 4x4 की कार में सिर्फ बैठने के अलावा और क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नियोमी अपनी किताब में कुछ लिख रही थी। शायद वो इस समय बिताए हुए पलों को लिख रही है ताकि उसे आगे ये सब याद रहे, या फिर जिसे भी ये किताब मिले उसे पता चल सके कि इनके साथ क्या हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि नियोमी थोड़ी केयरलेस भी है। अब वो पानी पीने के बाद बॉटल को खुला छोड़ देती है, जिससे मैट का हाथ लग जाता है और बॉटल गिर जाती है, जिससे कि इनका काफ़ी पानी नुकसान हो जाता है, जो उनके लिए आगे जाके एक मुसीबत बन सकता है। अब ये सब सोच के मैट उस पर बहुत चिल्लाता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद वो खुद उससे माफ़ी मांग लेता है। अब दोनों सो जाते हैं पर तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो तेज़ तेज़ अपनी कार को पीटने लगते हैं, जिससे कि अगर कोई ऊपर हो तो उन्हें देख ले। पर इसी बीच उन्हें एहसास होता है कि वो जो भी था वो उनसे दूर जा चुका है और शायद वो कोई पहाड़ी भालू हो सकता है। अब मदद ना मिलने पर वो दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। अब देखते ही देखते इसी तरह से 7 दिन बीत जाते हैं। मैट एक दिन खिड़की की तरफ देख रहा होता है और तभी वो देखता है कि वहाँ रखी हुई कैंडल से कुछ बर्फ़ पिघल रही है। उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो विंडो की बर्फ़ को थोड़ा सा पिघला के उसे शीशे को नीचे करके, जिसे वो बर्फ़ से पानी बना सकता है और भूख लगने पे उसे खा भी सकता है। पानी पीने तक तो ठीक है, लेकिन बर्फ़ से कैसे भूख मिट सकती है। लेकिन इस समय पे इन्हें जो भी समझ आ रहा है वो बस कर रहे हैं।
अब मैट काम पे लग जाता है और वो ऐसे ही करते करते थोड़ी सी विंडो को भी खोल लेता है। उधर नियोमी के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है जिससे कि उसकी बैटरी अलग हो जाती है। जब वो उसे दोबारा असेंबल करती है तो उसमें थोड़ा सा नेटवर्क आने लगता है। वो फ़ौरन अपने डैड को कॉल लगाती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके डैड कॉल उठा लेते हैं पर वो उन्हें कुछ बताती नहीं बल्कि बस रोती रहती है, जिससे फ़ोन की बची हुई कुछ बैटरी भी डेड हो जाती है और फ़ोन बंद हो जाता है। ये सब देख के मैट को बहुत ही गुस्सा आता है। अब यहाँ वो उसे अपना लोकेशन बता सकते थे, लेकिन नियोमी की गलती की वजह से उनका आखिरी मौका भी जा चुका है। पर मैट उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि नियोमी पहले से ही परेशान है। अब इसी तरह से पूरे 9 दिन बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि उन्हें इस बुक को साइन करने के लिए यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैट कहता है कि तुमने ही कहा था कि चलो, मैंने तुमसे कहा था तूफान बहुत तेज़ है, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। नियोमी भी गुस्से में कहती है कि किसने तुमसे बीच रास्ते में सोने को कहा था, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हमें विंडो को तोड़ देना चाहिए जिससे हम बर्फ़ को हटा के बाहर निकल सके। कम से कम हम इस जगह से बाहर निकले और पता चले कि हम कहाँ पर हैं। यहाँ बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला है। पर मैट इस आइडिया के खिलाफ। उसका मानना था कि ऐसे करने से सारी हीट बाहर चली जाएगी और वो ठंड से ही मारे जाएंगे। अब दूसरी तरफ नियोमी प्रेग्नेंट भी होती है और वो ज़्यादा चल भी नहीं सकती। इसी बीच घबराहट की वजह से नियोमी की सांसें फूलने लगती है और इसकी वजह थी कुछ पिल्स जो कि वो मैट को बिना बताए ले रही थी, जो उसके और उसके बच्चे के लिए नुकसानदायक भी हो सकती थी। लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा, वो बस इसे लेती जा रही थी। अब इस बात को लेकर उन दोनों में फिर से बहस होना शुरू हो जाती है और लड़ाई चालू रहती है। अब जैसे जैसे इनके झगड़े बढ़ते जा रहे थे, दोनों के लिए मुसीबत और बढ़ती जा रही थी। यहाँ नियोमी को भी थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा, वरना वो लोग ऐसे ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं पर यहाँ उनके लिए एक और मदद आती है। उन्हें एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि अब बाहर तूफान रुक चुका था, जिसकी वजह से वो ट्रक रोड को क्लियर करने आया था। ये लोग चिल्लाते हैं, कार को पीटते हैं, लेकिन उस ट्रक की खुद इतनी ज़्यादा आवाज़ थी, उसके ड्राइवर को इन लोगों की आवाज़ कहाँ से सुनाई देती। वो ट्रक आती है और अपना काम करके यहाँ से निकल जाती है और ये लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर यहाँ मैट को अब खुद के फैसले में डाउट होने लग गया था। वो सोचने लगता है कि अगर उसने खिड़की तोड़ दी होती तो शायद वो बच जाते, और वो अपना सारा गुस्सा सीट पर निकालने लगता है। अब नियोमी उसे समझाती है और कहती है, मैट तुम सही थे, यहाँ पर लोग आते रहते हैं और हमें भी बचाने कोई ना कोई ज़रूर आएगा। वो मैट को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी पर वो इस बारे में नियोमी से कुछ नहीं कहता। अब दोस्तों इसी तरह से इन्हें यहाँ पर पूरे 11 दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुत ही बुरी हालत से जूझ रहे थे, पर इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इनका खाना पानी सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये लोग सिर्फ बर्फ़ को खा के और पी के जी रहे थे। मैट को लगने लगा था कि वो लोग ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि थोड़े ही समय में दूसरा तूफ़ान आ जाएगा और उनकी कार बर्फ़ के नीचे ही दब जाएगी, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाएगी। और यही वजह होता है कि वो उसे अपने सीक्रेट्स बताना चालू कर देता है, जो कि उसने बहुत दिनों से छुपा कर रखा था। वो कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं किसी हॉलीडे पे नहीं आया हूँ। दरअसल मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। मैंने बहुत सोचा कि तुम्हें बता दूं, पर मैं बता नहीं पाया। मुझे अब हर चीज़ों की टेंशन होने लगी है क्योंकि मैं एक बाप भी बनने वाला हूँ। ये सब सुन के नियोमी उस पर बहुत चिल्लाती है, पर मैट फिर से चुपचाप होकर वहीं बैठ जाता है और किसी के इंतजार में बैठा रहता है। और अब फाइनली नियोमी का सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था। वो ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकती। वो मैट के सोने का इंतजार करती है ताकि वो खिड़की को तोड़कर बाहर निकल सके। अब थोड़ी देर बाद वो सो जाता है और यही सही मौका था उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का। वो कार के शीशों को तोड़ने लगती है, पर इस शोर से मैट उठ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन इसी बीच नियोमी उसे भी चोट पहुंचा देती है, पर मैट जैसे भी करके उसे शांत कराता है। अब यहाँ नियोमी को घुटन होना चालू हो गई थी। वो धीरे धीरे मेंटली बीमार होती जा रही थी। उसे बार बार पैनिक अटैक आने लगता है। मैट उसे शांत कराता और उसे बर्फ वाला पानी पिलाता है जिससे कि उसका दिमाग ठंडा रहे। और इसी बीच इनकी एक और मुसीबत बढ़ जाती है। नियोमी को लेबर पेन होने लगता है, जो कि उसके लिए एक डरावने सपने से कम नहीं था। इस समय में उसे एक बढ़िया से हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन दोनों अपनी गलतियों की वजह से एक 4x4 की कार में फंसे हुए हैं। नियोमी का पेन अब बढ़ता जा रहा था और इन्हें अब कुछ करना ही होगा। मैट पहले तो उसे कवर करता है ताकि बाहर की कोई भी हवा न्यूबॉर्न बेबी को ना लगे। नियोमी ने खिड़की भी तोड़ दी थी जिससे कार का टेम्परेचर और गिरने लग गया था। उन्होंने इस बारे में तो शायद नहीं सोचा होगा, पर नियोमी एक लड़की को जन्म देती है जिसे कि वो दोनों ओलिविया नाम रखते हैं, जो उन्होंने काफ़ी महीनों से सोच रखा था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी हालातों में वो बच्चे को जन्म देगी। अब अपनी बच्ची की वजह से दोनों के चेहरे पर इतनी दिनों बाद मुस्कान आती है और वो एक साथ थे। अब इनकी कार में एक छोटी बच्ची थी, इसलिए इन्हें जल्दी यहाँ से
से निकलना होगा। तो फाइनली मैट विंडो से बर्फ हटाना चालू कर देता है, पर इसी बीच कार का टेम्परेचर गिरने लगता है, जिसकी वजह से ओलिविया रोने लगती है क्योंकि उसे अब ठंड लगना शुरू हो गई थी। अब यहाँ मैट अपने कपड़े उतार कर उसके ऊपर रख देता है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। अब नियोमी और ओलिविया दोनों सो गए थे, पर मैट अपने काम में लगा हुआ था। वो बर्फ लगातार हटाया जा रहा था, जिससे कि धीरे धीरे करके बाहर की ठंडी हवा अंदर आना शुरू हो गई थी और उसने सिर्फ एक शर्ट पहन रखी थी और उसकी हालत अब खराब होना शुरू हो जाती है। अब कुछ समय बाद नियोमी मैट से पानी मांगती है, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। वो उसके करीब जाती है और उसे दोबारा पानी मांगती है, पर इस बारी भी वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि दोस्तों यहाँ उसकी मौत हो गई थी ठंड की वजह से। और ये देखकर नियोमी रोने लगती है और वो हर मुमकिन कोशिश करती है जिससे कि वो उसे जिंदा कर सके, लेकिन मरे हुए इंसानों को कोई जिंदा नहीं कर सकता। मैट ने पूरी कोशिश करी कि वो अपनी फैमिली को बचा सके, पर उसने बहुत देर कर दी थी। अगर वो यही काम कुछ दिन पहले करता तो आज उसे अपनी जान ना गंवानी पड़ती, लेकिन अब उसके जाने के बाद सब कुछ नियोमी के ऊपर आ जाता है। उसे मैट की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देना होगा, उसे अब अपनी बच्ची और खुद को बचाना ही होगा। लेकिन आखिर कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पूरे 15 दिन बीत जाते हैं और नियोमी को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके साथ उसकी बेटी भी है और उसे भी कुछ खाने को देना होगा, वरना वो मारी जाएगी। अब नियोमी ने अपनी डायरी तक खा ली थी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि नियोमी मैट को काट कर उसका मांस खाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ओलिविया के डिलीवरी के टाइम निकले हुए मांस को खाती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद वो अपने बच्चे को फीड करती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे नियोमी अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। वो पागलों की तरह हंसती है और मैट की लाश से बातें करती है, क्योंकि यहाँ उसे पता चल चुका था कि वो अब कुछ ही दिनों में मारी जाएगी। उसके पास कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी उसकी बेटी। उसे कुछ भी करके उसकी जान बचानी थी। और अब आता है 24वां दिन। उसे यहाँ पर एक उम्मीद नजर आती है। तूफान बंद हो गया था, सूरज निकल गया था, जिसकी रेज सीधा नियोमी की कार पे पड़ रही थी, जिससे वहां की बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। और जब ये चीज नियोमी देखती है तो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए वो उस बर्फ को हटाने लगती है, जिसे कुछ देर बाद वो पूरे 24 दिन बाद सूरज की किरणों को देखती है और अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो मैट को थैंक यू बोलती है हमेशा उसका साथ देने के लिए। अब वो कार से बाहर आती है और इतनी दिनों बाद उसने खुली हवा में सांस ली थी। वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ये खुशी उसके लिए कुछ ही देर की होती है। थोड़ी देर बाद फिर से तूफान आ जाता है और अगर वो चाहती तो वो दोबारा से कार में जाके छुप सकती थी, पर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया उस तूफान से लड़ते हुए। अब वो आगे बढ़ती है और उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी, पर वो फिर भी चलती रहती है और चलते चलते वो कहाँ जाती है उसे खुद भी पता नहीं होता। उसके हिसाब से वो अब खो गई है। लेकिन तभी उसे एक प्लेन दिखता है फ्लाई करते हुए और वो उसकी लाइन को देखकर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद उसे दूर एक लाइट दिखती है जो कि एक होटल की थी। आखिरकार उसने कर दिखाया। उसने अपने हस्बैंड की मेहनत, उसकी जान की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने दिया। उसने अपनी बेटी और खुद को बचा लिया। तो आगे हमें बताया जाता है कि इतने दिनों तक बर्फ में रहने से उसे डायरिया और हाइपरथर्मिया हो गया था, पर थोड़ी दिन बाद वो दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं। और डॉक्टर का कहना था कि ओलिविया और नियोमी इग्लू इफेक्ट की वजह से बचे रहे। अगर वो पहली कार के बाहर आ जाते तो शायद मारे जाते। इसका मतलब मैट का बाहर ना आने का डिसीजन सही था, लेकिन आखिर कब तक वो अंदर रहते। एक ना एक दिन उन्हें बाहर आना ही पड़ता और खुद की जान बचाने के लिए। वेल गाइस, आगे चलकर नियोमी ने अपनी किताब लिखना शुरू कर दी, जिसका पूरा क्रेडिट वो अपने हस्बैंड मैट को देती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।